नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कई सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। मित्रों, क्या आप लोग अपने घर के लिए कंप्यूटर खरीदना चाह रहे हैं और इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हैं कि हम लोग को किस तरह का कंप्यूटर खरीदना चाहिए? तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कंप्यूटर किस तरह का खरीदना चाहिए और किस चीज़ की आवश्यकता आपको होगी और आप किस कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर को मार्केट से जाके खरीद सकते हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम लोग अपना ये कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के हमारे इस वीडियो में सबसे पहले हमें चर्चा ये करनी है कि हम लोग को किस तरह का कंप्यूटर खरीदना है। दोस्तों, हम लोग जो कंप्यूटर अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं या पीसी भी हम लोग उसको बोलते हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में जो अवेलेबल है वो दो तरह के होते हैं। या तो हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर ले सकते हैं या लैपटॉप कंप्यूटर ले सकते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर दोनों एक ही जैसी चीज़ें होती हैं, दोनों का काम करने का तरीका सेम होता है, बट दोनों में अंतर ये होता है कि एक मूवेबल है और एक मूवेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान नहीं होता। लैपटॉप कंप्यूटर को, जो कि कंफर्टेबली हम लोग एक जगह से दूसरे के ले जा सकते हैं, मूवेबल होता है। और दोनों में साइज़ का अंतर होता है। रखना डेस्कटॉप कंप्यूटर ज़्यादा स्पेस लेता है, लैपटॉप कंप्यूटर स्पेस कम लेता है और उसको कहीं पर भी उठा के हम लोग रख सकते हैं। ऑफिस वगैरह ले जाना हो हम लोग ले जा सकते हैं। अगर कंपैरिजन में डेस्कटॉप कंप्यूटर बोलूँ तो इसको ऑफिस ले जाना पॉसिबल नहीं होता। ये हम लोग अपने घर में एक जगह पर उठा के रख सकते हैं और वहीं से हम लोग को उसको यूज़ करना होता है। हालांकि दोनों का काम करने का तरीका और दोनों की वर्किंग स्पीड लगभग सेम ही होती है। तो हम लोग चाहें तो कोई सा भी इनमें कंप्यूटर ले सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। यदि आपकी आवश्यकता केवल घर में है तो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर ले लीजिए, और यदि आपको अपने कंप्यूटर को ऑफिस भी ले जाना होता है और या कहीं और भी ले जाना होता है तो आप लैपटॉप कंप्यूटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर आप अपने लिए परचेस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर दो तरीके के हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक असेंबल कंप्यूटर होते हैं और एक ब्रांडेड कंप्यूटर होते हैं। असेंबल कंप्यूटर वो होते हैं जिनको हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार बताते हैं, कितनी आवश्यकता हमारे कंपोनेंट की है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होगा और उसकी कंपनी कौन कौन सी होगी। ब्रांडेड कंप्यूटर में हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार कॉन्फ़िगरेशन तो बता सकते हैं, लेकिन कंपनी ब्रांड के अनुसार उसमें एक ही जैसी सारी होती हैं। जो हमें जिस ब्रांड का भी हम लोग कंप्यूटर लेते हैं उसी ब्रांड के सारी डिवाइसेस उस मशीन के अंदर पैक्ड होती हैं। तो ब्रांडेड कंप्यूटर में हम लोग सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन चूज़ कर सकते हैं। असेंबल कंप्यूटर में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन भी चूज़ कर सकते हैं और जो कंपनी आपको पसंद हो उस कंपनी का सामान आप उस कंप्यूटर में असेंबल कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों को कंप्यूटर को कैसे असेंबल किया जाता है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स लगाए जाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। फ्रेंड, असेंबल कंप्यूटर करने के लिए हम लोगों को कई सारे पार्ट्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें मेनली मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। मॉनिटर तो मित्रों आपने देखा ही हुआ है। यदि आपको आउटपुट देखना है, आपको वीडियो देखना है तो आपको मॉनिटर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। कीबोर्ड और माउस तो एसेंशियल पार्ट हैं ही, क्योंकि टाइप करना है आपको कीबोर्ड चाहिए ही चाहिए, माउस की रिक्वायरमेंट है ही है। तो ये तीन चीज़ें तो आपको लेनी ही होती हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने दो चीज़ें और बताई हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने स्पीकर और प्रिंटर दो चीज़ें लिखी हैं और उसके आगे लिखा है इफ़ नीडेड। स्पीकर हम लोग उस स्थिति में लेते हैं यदि आप म्यूज़िक के शौकीन हैं और आपको गाने वगैरह सुनने का में इंटरेस्ट है तो आपको स्पीकर लेना होगा। और यदि आपके घर में प्रिंटिंग का भी काम होता है और आप प्रिंट भी निकालना चाहते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं हमारे घर में जो बच्चे होते हैं उनको होमवर्क वगैरह के लिए प्रिंट वगैरह भी निकालने होते हैं, या असाइनमेंट वगैरह हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स को मिलते हैं तो प्रिंट निकालने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। तो यदि आप चाहें तो अपने घर के लिए एक प्रिंटर भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आवश्यकता हो तो। बाकी इसेंशियल पार्ट में मैंने आपको बताया कि मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस तो है ही है, ये तो हमें लेना ही होगा। इसके अलावा जो हमारे कंप्यूटर का मेन मशीन, जिसको हम लोग सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, सीपीयू हम लोग उसको जनरल बोलते हैं, तो उसके अंदर जो मेन चीज़ें डाली जाती हैं उस मशीन को बनाने के लिए, उसमें सबसे पहले होता है प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम, कैबिनेट। कैबिनेट एक तरह का बॉक्स होता है जिसमें ये ऊपर लिखे गए सारे सामानों को उस कैबिनेट के अंदर लगाया जाता है। तो ये कैबिनेट एक तरह का बॉक्स होता है जिसको हम लोग अपनी भाषा में कैबिनेट बोल रहे हैं। आप लोग जो सीपीयू का बॉक्स देखते हैं उसको हम लोग कैबिनेट बोलते हैं। उस बॉक्स के अंदर इन सारे जो मैंने पार्ट्स लिखे हैं उन सब सारे पार्ट्स को उस कैबिनेट के अंदर लगाया जाता है।
इसके अलावा जिन पार्ट्स की हमें आवश्यकता होती है उसमें साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड और वाईफाई की हम लोग अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अपनी मशीन में ऐड करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर मैं मॉनिटर लेता हूं तो किस तरह का मॉनिटर मैं लूँगा। यदि मैं कीबोर्ड लूँगा तो कौन सी कंपनी का लूँगा, माउस लूँगा तो कौन सा यूज़ करूँगा। तो इसके लिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, हमारे पास कई तरह के मॉनिटर्स होते थे। आज तक हम लोगों ने कई तरह के मॉनिटर्स इस्तेमाल किए, लेकिन आज की तारीख में मार्केट में एलईडी मॉनिटर्स का बहुत चलन है और हम लोग एलईडी मॉनिटर्स परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, एलईडी मॉनिटर्स बनाने वाली कई सारी कंपनियां हैं, जिसमें सैमसंग, एचपी, एलजी या एओसी, डेल, एसर, ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो एलईडी बनाती हैं। आपको जिस भी कंपनी का एलईडी लेना हो आप ले सकते हैं। साइज़ भी अलग अलग आते हैं मित्रों, जैसे कि मैंने इसमें मेंशन किया है 19 to 34 इंचेस के साइज़ के मॉनिटर्स हम लोगों को मिल जाते हैं, बट इससे छोटा भी मिलता है। लेकिन अगर मैं घर के लिए बात करता हूं तो 19 इंच से लेकर 22 इंच तक के सफिशिएंट होते हैं जो हम लोग घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, हम लोग को कंपनी चूज़ करना, कोई सी भी कंपनी आप चूज़ कर सकते हैं, बस चूज़ करते समय में ये देखना होता है कि कौन सी कंपनी आपको कितने टाइम की वारंटी या आपकी सर्विस कवर कर रही है और किसका सर्विस सेंटर आपको पास में है, कौन ऑन साइट वारंटी दे रहा है या गारंटी दे रहा है, वॉटेवर जो भी चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों का कंपैरिजन करते हुए ही कंपनी को चूज़ करना है। तो जो भी कंपनी आप लेना चाहें, यहाँ पर उस कंपनी का मॉनिटर आप पसंद कर सकते हैं। मॉनिटर पसंद करने के बाद आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कीबोर्ड और माउस के बारे में। तो कीबोर्ड और माउस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनपुट करने के लिए आपको डेटा कंप्यूटर में डालने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है। इन दोनों जो डिवाइस मैंने आपको बताया, कीबोर्ड और माउस, ये वेरियस कंपनीज इसको बनाती हैं, जैसे डेल है, एमकिट है, लॉजिटेक है, ज़ेब्रोनिक है, आईबॉल है, इंटेक्स है। अलग अलग कंपनीज इनको बनाती हैं, अलग अलग कंपनीज इन पे अलग अलग तरह की वारंटी देती हैं। और वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि इनकी वारंटी और आपको सर्विस के बारे में खास ध्यान रखना है। और मॉनिटर के जैसे ही आप इसमें भी कोई सी भी कंपनी चूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड और माउस दो तरीके के आते हैं, जिसमें वायर्ड भी होते हैं और वायरलेस भी होते हैं। यदि आप अपने कंप्यूटर के पास में बैठ के ही काम कर रहे हैं तो आप वायर्ड भी ले सकते हैं, और यदि आप थोड़ा दूर बैठ के डिस्टेंस में अगर अपने मशीन से काम करते हैं तो आप वायरलेस भी ले सकते हैं। दोनों में थोड़ा सा अमाउंट का डिफरेंस होता है। और कीबोर्ड की जब मैं बात करता हूं तो कीबोर्ड में दोस्तों मेरे पास में दो तरह की कीबोर्ड, एक तो नॉर्मल कीबोर्ड जो जनरली हम लोग देखते हैं, इसके अलावा मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी आता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा बटन्स, एक्स्ट्रा फीचर्स दिए गए होते हैं जिसको आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर मैं साउंड वगैरह का वॉल्यूम वगैरह बढ़ाना चाहता हूँ तो वॉल्यूम के लिए एक्स्ट्रा बटन होते हैं, प्ले करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, ऐसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड में एक्स्ट्रा बटन्स आपको दिए होते हैं जो आपको एफिशिएंटली अपने मशीन को यूज़ करने के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो ये भी आपके ऊपर है कि आप कैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं कीबोर्ड, चाहे तो मल्टीमीडिया ले लें चाहे नॉर्मल भी ले लें। मल्टीमीडिया कीबोर्ड थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं नॉर्मल कीबोर्ड के कंपैरिजन में। इसके बाद दोस्तों ये तो वो चीज़ें थी जो हम लोगों ने अपनी मशीन के अलावा जो हम लोग एसेसरीज लेते हैं। लेकिन आज हम लोग जो मेनली बात कर रहे हैं प्रोसेसर की, जैसा कि मैंने आपको बताया हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है सीपीयू, या सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ इसीलिए क्योंकि प्रोसेसर ही एक ऐसी चीज़ है जो अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो दिमाग जैसे काम करता है वैसे ही हमारी मशीन में, हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर का काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे कंप्यूटर की सारी प्रोसेस का काम, सारे प्रोसेस की जिम्मेदारी हमारे प्रोसेसर की होती है। आज तक हम लोगों ने कई तरह के प्रोसेसर्स बनाए हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इंटेल के पेंटियम 4, हालांकि इससे पहले भी हमारे पास पेंटियम 3, पेंटियम 1, पेंटियम 2 और भी थे, लेकिन मैंने यहाँ पर पेंटियम 4 से लिखा हुआ, हालांकि पेंटियम 4 भी काफ़ी पुराना हो गया, आज की तारीख में ये अवेलेबल नहीं है। तो इंटेल पेंटियम 4, इंटेल पेंटियम डी, सेलेरॉन, AMD के प्रोसेसर अभी भी हम लोग को मार्केट में अवेलेबल है। और अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ड्यूल कोर हमें मार्केट में मिल जाएगा, कोर टू ड्यू मार्केट में मिल जाएगा, कोर i3, i5 और i7। अगर एक नॉर्मल एक प्रोसेसर की बात करूं तो सबसे ज़्यादा प्रचलन में हमारा i3 है, जो कि कई जनरेशन्स में मार्केट में अवेलेबल है। और ये डिसीजन भी आपको खुद लेना होगा कि आपको कितने कौन से प्रोसेसर को अपने मशीन में लगवाना है, i3 लगवाना है, i5 लगवाना है, क्योंकि इन सब की रेंज अलग अलग होती है। i7 जो प्रोसेसर है काफ़ी एक्सपेंसिव है, आप अपनी आवश्यकता अनुसार प्रोसेसर का चयन कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा प्रोसेसर लगाएं ताकि आपका मशीन अच्छे से अच्छी स्पीड में आपको प्रोसेसिंग करके दे सके और एक अच्छा
कंप्यूटर पे आप काम करने का अनुभव कर सकें। तो प्रोसेसर हम लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार डिसाइड करेंगे कि आपको i3 लेना है, i5 लेना है या i7 लेना है। इसके बाद जब मैं आगे चलता हूँ तो मदरबोर्ड जो कि मेन बोर्ड या मेन सर्किट बोर्ड होता है जो कि हमारे मशीन में लगाया जाता है, जितने भी पार्ट्स होते हैं वो इसी बोर्ड के ऊपर लगाए जाते हैं, चाहे वो प्रोसेसर हो या वो रैम हो या वॉटेवर कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें हम लोग मदरबोर्ड में ऐड करते हैं। मदरबोर्ड भी कई सारी कंपनीज़ के आते हैं, एज़रॉक का आता है, आसूस का आता है, बायोस्टार के, गीगाबाइट का, MSI का, इंटेल का, और जिसका भी मदरबोर्ड आप अपनी मशीन में लगवाना चाहें वो मदरबोर्ड आप चूज़ कर सकते हैं। और मदरबोर्ड भी हमारे पास अलग अलग कंपनीज़ की, जैसा कि मैंने आपको बताया, वही वारंटी वगैरह आप देख लें कि किसकी वारंटी, और मदरबोर्ड आपके प्रोसेसर को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा आपको मदरबोर्ड लेना होता है। तो जैसा आप प्रोसेसर लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको मदरबोर्ड भी लेना होता है। जैसे आप i3 लेंगे तो i3 के हिसाब का बोर्ड अलग होता है, i5 का बोर्ड अलग होता है, i7 का बोर्ड अलग होता है। तो जब आप मार्केट में जाएंगे तो उसके हिसाब से आपको ये परचेस करना होगा कि आप कौन सा प्रोसेसर ले रहे हैं, उसी के हिसाब से आपको मदरबोर्ड भी चुनना होगा। दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम लोग बोलते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, आप ये ना सोचिए कि हम लोग इसमें स्टोरेज जो करते हैं वो इसमें स्टोर होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडम एक्सेस मेमोरी आपके प्रोसेसर की इस्तेमाल में की जाने वाली मेमोरी होती है। अगर ये आप अच्छी मात्रा में लगाते हैं तो आपके प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो जाती है, काम तेज़ी से कर सकता है। तो हम लोगों को अपने प्रोसेसर के हिसाब से इसका साइज़ डिफाइन करना होता है कि किस साइज़ का रैम आपको लेना है। जैसे कि मैंने आपको बाकी चीज़ों में बताया, रैम भी कई कंपनीज़ की आती हैं, किंगस्टन की है, ट्रांसेंट की है, एडेटा, क्रूशियल, हाइनेक्स या सैमसंग, किसी भी कंपनी का आप रैम ले सकते हैं। साइज़ भी अलग अलग आते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, कोई से भी आप ले सकते हैं। और मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 के नाम से होती है। हालांकि DDR1, DDR2 रैम तो लगभग बंद हो चुकी हैं। आज की तारीख में मार्केट में आपको अवेलेबल होंगी DDR3 और DDR4। इसमें से भी आपको जो रैम लेनी हो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हालांकि जो नए बोर्ड हैं उनमें सिर्फ DDR4 ही लगाई जा रही है आजकल, तो DDR4 रैम आप किसी भी कंपनी का अपने लिए परचेस कर सकते हैं। दोस्तों अब स्टोरेज की बात करते हैं। स्टोरेज के लिए हमारे कंप्यूटर में हम लोग हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड डिस्क जिसमें अपने जो भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, सॉफ्टवेयर स्टोर करते हैं, अपनी फाइल वगैरह बनाते हैं, वो सभी चीज़ें हार्ड डिस्क में डाली जाती हैं। और हार्ड डिस्क स्टोरेज का जो माध्यम हमारे पास है, इसकी भी कई सारी कंपनीज़ हैं, जैसे सीगेट है, काफ़ी पॉपुलर कंपनी सीगेट, WD, सैमसंग, तोशिबा, सोनी, ऐसे कई सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो हार्ड डिस्क बनाती हैं। और किसी भी कंपनी के आप हार्ड डिस्क ले सकते हो, और अलग अलग साइज़। अब ये साइज़ आपको डिफाइन करना है कि कितने साइज़ का आपको हार्ड डिस्क अपने मशीन में लगाना है, आपको कितना स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए अपने कंप्यूटर में, जैसे 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB, एज़ पर रिक्वायरमेंट। यदि दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा स्टोरेज का काम होता है तो आप 1 TB या 2 TB की हार्ड डिस्क भी ले सकते हैं। ईजिली मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं हार्ड डिस्क। तो जो कंपनी की हार्ड डिस्क आपको लेनी हो वो कंपनी की हार्ड डिस्क आप बता सकते हैं कि आपकी मशीन में इस कंपनी की हार्ड डिस्क लगा दी जाए। इसके बाद दोस्तों DVD राइटर, जैसे यदि आप अपने घर में CD वगैरह देखते हैं या आपको गाने वगैरह सुनने के लिए DVD का इस्तेमाल करके सुनना है, या आप वीडियो वगैरह देखते हैं DVD लाकर, तो हम लोग DVD राइटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हालांकि दोस्तों आज की तारीख में DVD राइटर का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है, क्योंकि पेन ड्राइव का लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यदि आपको DVD की आवश्यकता है, यदि आप अपने घर में DVD इस्तेमाल करते हैं तो आप DVD राइटर ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि DVD राइटर की हेल्प से ही हम लोग अपने सिस्टम में DVD को चला सकते हैं, या आप अपने कंप्यूटर में जो डेटा है उसको उसमें राइट कर सकते हैं। और कई सारी कंपनीज़ हैं जो DVD बनाती है, जैसे LG, सैमसंग और HP कंपनी है जो प्रमुख तौर पर DVD राइटर बनाती हैं। इसके अलावा और भी हैं, जो आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ कंपनियाँ मेंशन की हैं, बाकी एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर मार्केट डिमांड आपको जो कंपनी अच्छी लगती है आप उसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ और पार्ट्स भी ऐसे हैं जिनको हम लोग अपनी मशीन में ऐड कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इनको लें या हम लोग इनको लगाएं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है,
क्योंकि ये आवश्यकता के अनुसार हैं। जैसे मैंने इसमें साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड और लैन कार्ड के बारे में लिखा हुआ है, तो दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो हमारे मदरबोर्ड में बेसिकली लगी होती हैं। यदि मैं साउंड कार्ड की बात करूं या मैं लैन कार्ड की बात करूं तो मेरे मदरबोर्ड में नॉर्मली हम लोग जो खरीदते हैं उसमें इनबिल्ट होती हैं, लेकिन यदि कभी ख़राब हो जाता है तो आप एक्स्ट्रा लैन कार्ड लगा सकते हैं। और VGA या ग्राफिक्स कार्ड की जब हम लोग बात करते हैं तो जैसे मान लो आप लोगों को कोई हाई डेफिनेशन के गेम्स वगैरह खेलने होते हैं, 3D गेम्स खेलने होते हैं जिसमें हाई डेफिनेशन और ज़्यादा ग्राफिक्स की आवश्यकता पड़ती है, तो दोस्तों उस समय आप लोगों को ग्राफिक्स कार्ड को लेना ही पड़ेगा। तो यदि आपके घर में बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग टाइप के गेम्स वगैरह खेलने के शौकीन हैं, तो आप अपने उस मशीन में ग्राफिक्स कार्ड को भी ऐड करा सकते हैं। और लैन कार्ड तो ऑलरेडी होता ही है। अब साउंड कार्ड के बारे में बात करते हैं। साउंड कार्ड भी ऑलरेडी हमारे मदरबोर्ड में इनबिल्ट होता है, लेकिन हम लोग देखते हैं बड़े बड़े जो बूफर्स होते हैं या स्पीकर्स होते हैं, जो बड़े बड़े चैनल्स वाले, या आपने देखा होगा DJ वगैरह में आप लोग देखते हैं हाई डेफिनेशन के या हाई रिजोल्यूशन की चीज़ें जो उसमें यूज़ की जाती हैं। तो साउंड क्वालिटी और अलग से हम लोग को कुछ लगाने के लिए हम लोग साउंड कार्ड भी लगा सकते हैं। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप लें, क्योंकि नॉर्मल अगर आप घर में इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको साउंड कार्ड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग अपने CPU में कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके उसे बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को कई सारी चीज़ें बताई और इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप का एक कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी आपको बताया, और यदि आपको इससे ज़्यादा और चर्चा करनी हो, इससे ज़्यादा और जानकारी चाहिए हो, तो नीचे लिखिए हमारी वेबसाइट पे या मेरे मोबाइल नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।